गुड इवनिंग एंड वेलकम दिस सेशन। आज जो हम बातचीत करने वाले हैं भाई, तो कल जैसे कि हमने अप्रैल मंथ की न्यूज कवर करी थी, आज हम बात करेंगे मई मंथ की 2025 और जल्द ही आपका मई के बाद अगस्त तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जून, जुलाई एंड अगस्त 3 मंथ की और हमारी न्यूज बची है और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम अपने 600 क्वेश्चन के टारगेट की जो तरफ है वो बढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। बिकॉज मैं देखती हूँ डेली आप लोग ज्वाइन करते हो, डेली बहुत ही कम होता है कि आप 20 में से किसी इक्का दुक्का या 3 क्वेश्चन का आंसर गलत दो, बाकी आप सभी सही आंसर देते हैं। तो लिटरली पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जो भी लोग आए हैं जल्दी जल्दी से और भी लोग ज्वाइन कर लीजिए, देन फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को शुरू कर लेते हैं। एंड आज जो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाता है हमारा, वो कौन सा हो जाता है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम जो कार्यक्रम है इसको मंजूरी दी है। यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा कर्नाटका, बी ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड, सी कह रहा है राजस्थान और डी कह रहा है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बता दो भैया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई कि राइट आंसर क्या होगा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके पूछे भी जा सकते हैं। वेलकम टू ऑल, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिए एंड मुझे बताइए कि भाई राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, ओके काफी सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है विच इज वेल एंड गुड। चलो भाई तो शुरू कर लेते हैं क्लास। एंड जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो जिसने जिसने भी बी आंसर दिया है आप सभी का सही हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं आपका क्या है। तो उत्तराखंड सरकार ने हर जिले में एक गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम बनाने की योजना शुरू करी है कि हम एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाएंगे ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उसे भूले नहीं। अभी संस्कृत कितने ही लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं या संस्कृत में एमए करते हैं जाकर के। एंड जेन्युइनली देखिए तो संस्कृत बहुत हार्ड है, इंग्लिश से भी हार्ड है संस्कृत। चलिए, इसका उद्देश्य संस्कृत को जीवंत और समावेशी भाषा के रूप में बढ़ावा देना, क्योंकि धीरे धीरे क्या है हम इससे दूर होते जा रहे हैं। युवाओं को भारतीय ग्रंथों व दर्शन से जोड़ना, रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में पैदा करना और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना। प्रारंभिक चरण में 13 गांव चुने गए हैं। आईआईटी रुड़की के सहयोग से एआई आधारित आपकी परियोजनाएं चलाई जाएंगी और संस्कृत संकेतक सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमईओ ऑयल शीट्स की अवधि कितनी हो जाती है आपकी, जल्दी से ये बता दीजिए। इसका क्या सही उत्तर होगा। 2024-25 से 2028-29 5 वर्ष तक, 2024-25 से 2030-31 7 वर्ष तक, 2024-25-26 से 30-32 तक आपका 6 वर्ष, या फिर 2023-24 से 2029-30 7 वर्ष तक। तो क्या होती है आपकी एनएमईओ ऑयल शीट्स की अवधि, क्या तय की गई है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रीजन कि आज मैं साड़ी पहन करके आई हूं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। आई हैव टू गो समवेयर एल्स, मुझे जस्ट आफ्टर दी सेशन कहीं जाना है। आई हैव नो टाइम टू चेंज बिटवीन द जो प्रोग्राम्स है उसके बीच में थोड़ा सा भी टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले ही प्रिपेयर होके चलते हैं एंड देन क्लास के बाद सीधे मैं वहां चली जाऊंगी। सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ओकेजन जो आपको लगे कि आज ऐसा क्या स्पेशल है। सो नथिंग इज स्पेशल, बस कहीं मुझे जाना था इसलिए मैं गेटअप में ऐसी हूं। चलो भाई तो जल्दी से आंसर दे दो भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा। बी इज द राइट आंसर। आप सभी काफी लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर दिए हैं। कुछ ना आज ना इतनी जल्दी जल्दी चीजें कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं रीड नहीं कर सकती हूँ सारे, तो आज मैं सिर्फ आंसर जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। 2024-25 से 2030-31 7 वर्ष तक आपका होता है ये टाइम पीरियड। आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन भारत सरकार की पहल है जिसे अक्टूबर 2024 से 7 वर्षों के लिए लगभग 10,103 करोड़ के प्रावधान के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य था कि 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को हमें 69.7 मिलियन टन करना है और खाद्य तेल के उत्पादन को हमें 25.45 मिलियन टन करना है, इसलिए ये काम किया गया था। इसके लिए उच्च उत्पादक बीज, आधुनिक कृषि तकनीकी, साथी पोर्टर क्लस्टर विकास और कटाई पश्चात संरचना पर बल दिया गया है।
चुनौतियां क्या हैं? तो कम उत्पादकता, वर्षा पर निर्भरता और क्षेत्रीय असंतुलन बनी हुई है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में भारतीय महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सशक्त बनाने हेतु एआई किरण मंच किसने लॉन्च किया है? यानी कि स्पेशली महिलाओं को एआई में सशक्त बनाने के लिए ये जो मंच है ये किसने लॉन्च किया, आपसे पूछ रहे हैं। गीता गोपीनाथ, कार्तिंगा रेड्डी, कृति गुप्ता या फिर सुचित्रा एलुरु? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। एक बार सोच लें आप सभी कि भैया क्या राइट आंसर होगा, एंड देन मुझे बाद उसका उत्तर बता दे जल्दी से कि क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका होगा आपका बी खिरथिंगा रेड्डी। भारतीय महिलाओं को एआई क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए करथिंगा रेड्डी फेसबुक इंडिया की जो पूर्व एमडी है आपकी और वेरिक्स की आपकी सह संस्थापक भी हो जाती हैं। इन्होंने 21 अप्रैल 2025 को एआई किरण मंच लॉन्च किया था। इसे भारत सरकार व वैश्विक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इसका लक्ष्य महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और वहनीय तकनीकी जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित ट्रेनिंग व अवसर प्रदान करना है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है वो क्या है? लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, वाराणसी नगर निगम या फिर पुणे नगर निगम? तो जल्दी से बताएं कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर आज मेरे से नाम लेने के लिए मत कहना, आज बस आंसर देते जाइए, फिर मैं बता दूंगी कि राइट आंसर कौन सा हो जाता है। ठीक है, इतना तो कोऑपरेट करोगे यार, तुम लोग इतने अच्छे लोग हो आप सभी। हाँ मुझे ये बताओ कल आप लोग आए क्यों नहीं थे, ज्वाइन आप लोगों ने कल सेशन क्यों नहीं किया था? मैं मतलब आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है और एसडीएम सर आए थे और उन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो बताई थी, लेकिन आप लोगों को अच्छी चीजें हजम नहीं होंगी तो आप तो आओगे नहीं सेशन ज्वाइन करने। बढ़िया है, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। चलो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 4 का बी है, गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा आपका ये जारी किया गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया है और 150 करोड़ रुपए से इन्होंने जुटाए हैं। ठीक है, ये राशि 40 एमएलडी क्षमता वाले तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के लिए है। परियोजना में माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन तथा आरओ जैसी उन्नत तकनीकी है। 95 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से 1400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को उपचारित यहां पर जलापूर्ति मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में AIM4 नेचर पहल किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई है? यूएनएपी, यूएनडीपी, FAO या फिर यूनेस्को? जल्दी से बता दो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। किसने शुरू करी है ये आपकी जो ये पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? जल्दी से बताइए, यूएनएपी, यूएनडीपी, FAO या फिर यूनेस्को? राइट आंसर इसका क्या हो जाता है फिफ्थ का? चलिए फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है FAO, खाद्य एवं कृषि। FAO ने हाल ही में AIM4 नेचर पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य देशों को तकनीकी विशेषज्ञता देकर के पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रभावी निगरानी में मदद करना है। AIM4 फॉरेस्ट की सफलता पर आधारित है। इसका सीधा संबंध GBF लक्ष्य 2 से है जिसके तहत 2030 तक कम से कम 30% क्षतिग्रस्त जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी बहाली का लक्ष्य रखा गया है। ये पहल वनों, कृषि भूमि, आर्द्र भूमि, घास भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को कवर करती है तथा देशों को मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु वैश्विक डेटाबेस उपलब्ध कराती है। त्रिनिदाद एंड टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें 2025 में दूसरी बार पदभार मिला है? मिया मोटली, सेड्रा मेसन, कमला प्रसाद बिसेसर और पोर्ट्रिया सिम्पसन मिलर? तो जल्दी से बता दो भाई राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर इसका क्या है। मिया मोटली, सेंड्रा मेसन, कमला प्रसाद बिसेसर या फिर पोर्टिया सिम्पसन मिलर? There is no any specific reason of my smile. जल्दी से बता दो कि राइट जो आंसर है वो इसका क्या हो जाता है। चलिए सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हमारे 6 नंबर क्वेश्चन पे इज 3, कमला प्रसाद बिसेसर इज द राइट आंसर। तो 28 अप्रैल 2025 को त्रिनिदाद एंड टोबैको में हुए संसदीय चुनावों में यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने 41 में
26 सीटें जीत करके बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही कमला प्रसाद जो विशेषर थी, वो आपकी जो पहले 2010 से 2015 में थी ना, अब दोबारा से ये यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो चूज की गई है, दूसरी बार पदभार संभालेंगी। सबसे पहले जब ये 10 से 15 में बनी थी तो पहली यहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये आपकी त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी, पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा त्रिनाद और टोबैको डॉलर है यहाँ पे। आगे आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपसे पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। ए 15 अप्रैल, ए 1 मई, या बी 1 मई, सी 5 जून, या फिर 14 नवंबर। मतलब कितनी गलत बात है ना, यहाँ पे 14 नवंबर इन्होंने डाल दिया। इनको शर्म नहीं आ रही थी कि 14 नवंबर एटलीस्ट नहीं डालना चाहिए। चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम 14 नवंबर को, ये तो पहले ही हट गया है। तो जल्दी से बताओ मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए 1 मई, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर दिया, उसमें भूलने जैसा कुछ भी नहीं था। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मूल जो है वो अमेरिका के 1886 शिकागो जो हेमाकेट आंदोलन है इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें मजदूर ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग की थी। 1889 में पेरिस की द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसे मजदूर दिवस घोषित कर दिया गया था। भारत में पहली बार 1923 में मद्रास में मजदूर दिवस मनाया गया था, जिसकी शुरुआत सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। और आज ये दिन श्रमिकों के अधिकार, संघर्षों, उपलब्धियों और सम्मानित किया जाता है। भारत में श्रमिकों के लिए 4 श्रम संहिता जो है वो लागू की गई है, जिसमें आप देखोगे एक और आपको देखने को मिलेगा मनरेगा भी है, जो मजदूरी की गारंटी देता है कि भैया हम आपको इतने दिन का कार्य दिवस देंगे ही देंगे। राइट, आगे आ जाते हैं। हाल ही में शुरू किया गया बी रेडी इंडेक्स किस संस्थान की पहल है। IMF, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक समूह, या फिर OECD। तो जल्दी से बता दो कि भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जल्दी से बताएं कि व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। CBA, जिसने भी सी उत्तर दिया है, जिसने भी सी उत्तर दिया है उन सभी का सही हो जाता है। विश्व बैंक समूह इज द राइट आंसर। बी रेडी इंडेक्स विश्व बैंक समूह की नई पहल है। ठीक है, जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का स्थान लेता है। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश माहौल का आकलन करना है और देशों को प्रमाण आधारित नीतिगत जो सिफारिशें हैं वो प्रदान करना है। नाउ इसमें 14 प्रमुख क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से ये 14 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो इसमें व्यापार होता है, श्रम होता है, वित्त होता है, डिजिटल जो अपनापन अपनाना है उसके बारे में बातचीत की जाती है, पर्यावरण स्थिरता बताई जाती है। 3 स्तंभ इसके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो नियामकीय ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं, परिचालन क्षमता, ये आपकी हो जाएंगी। ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये पारदर्शिता और व्यापक स्कोरबोर्ड के माध्यम से तुलना करके सुधार को प्रोत्साहित करती है और ये नीति निर्धारित जो निवेशक हैं व जो शोधकर्ता है इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत भी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में उद्घाटित विंझिनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहा है, जो विंझिम एयरपोर्ट, विंझिम सी पोर्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोच्चि केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, या फिर चेन्नई तमिलनाडु। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सी पोर्ट, तो भैया जल्दी से बताओ। और मुझे लगता है आप सभी को इसका सही उत्तर पता होगा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बता दें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाता है तिरुवनंतपुरम केरल, बी हो जाता है। तो जिसने जिसने भी बी उत्तर दिया है उन सभी का सही है। विंझिम इंटरनेशनल सीपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरल का उद्घाटन 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट है। और जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत आपका ये बनाया गया है। इसमें आपके अदानी पोर्ट्स एंड SEG लिमिटेड के साथ लगभग 8,867 करोड़ की लागत में विकसित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन के करीब होने के कारण ये पोर्ट वैश्विक कंटेनर सेवाओं को आकर्षित करेगा और भारत की कोलंबो व दुबई जैसी विदेशी जो पोर्ट निर्भरता है उसको कम कर देगा। 10 नंबर पर आते हैं, डिपो दर्पण पहल किस मंत्रालय विभाग द्वारा संचालित है। ए ऑप्शन कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी कह रहा है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
सी कह रहा है उपभोक्ता मामले का मंत्रालय और डी कह रहा है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो जल्दी से बता दो भैया कि राइट आंसर इसका क्या हो जाता है। हाँ देते रहो उत्तर जल्दी जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। चलिए, काफी सारे लोगों ने उत्तर दे दिया है ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका बी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। चलिए आगे आ जाते हैं। तो दीपो दर्पण पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ 20 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा किया गया? प्रहलाद जोशी जी के द्वारा किया गया। इसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग संचालित कर रहा है। इसमें 2278 गोदाम शामिल होंगे आपके, सॉरी। इसमें डिपो प्रबंधन जियो टैग डेटा अपलोड करेंगे जिसमें ऑटोमेटेड रेटिंग और सुधारात्मक कदम तय होंगे। मूल्यांकन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल दक्षता के आधार पर ये होगा और थर्ड पार्टी ऑडिट से 100% सत्यापित यहां पर सुनिश्चित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने INTACH इंटैच के सहयोग से लंगपुड़ी क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों को यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो जल्दी से बता दो भैया कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बिना किसी देरी के। मेरे से कल कहा गया था कि एक साइड खड़े हो जाओ, इसलिए आज मैं एक साइड खड़े हो रही हूँ, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैं साइड हो जाती हूँ पढ़ने के तुरंत बाद, ताकि आप लोग आराम से क्वेश्चन को देख सको और मुझे उत्तर दे सको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज शुरू से ही साइड में खड़ी हूं। मुझे थैंक यू बोलो आप सभी, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी से बता दो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, सो 11 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटका। किसी को कोई समस्या तो नहीं कर्नाटका में? चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका सरकार ने इंटैक के सहयोग से लंगपुड़ी यानी कि गडक जिला है आपका, यहाँ पर मंदिरों व स्मारकों को यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया। इसमें आप देखोगे तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के पश्चिम चालुक्य काल से पूरी तरीके से संबंधित है और यहाँ पर वेसर शैली जो आपकी होती है, नागर और द्रविड़ समन्वय है साथ में। जटिल स्टेपवेल्स यानी मुसुकिना वामी जैसे महत्वपूर्ण स्मारक बने हैं, जैसे कि काशी विश्वेश्वर मंदिर, नग्नेश्वर मंदिर, नन्नेश्वर मंदिर है ये, मणिगेश्वर मंदिर और ब्रह्मा जैनालय स्थित है। टेंटेटिव सूची में शामिल होने के एक वर्ष बाद नामांकन दस्तावेज यूनेस्को को आगे भेजा जाता है। रामबाण उत्सव किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है? नंदा देवी, भूमियाल देवता, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ। तो जल्दी से बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है इसको, कि ये जो रामबाण उत्सव है वो किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, सो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, भूमियाल देवता भैरव। तो जिसने जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का सही हो जाता है, बी इज करेक्ट। नाउ रामायण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ डूंढरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाख माह अप्रैल मई में आयोजित किया जाता है। ये लोक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भूमियाल देवता के सम्मान में मनाया जाता है। उत्सव में मुखौटा नृत्य, मुखौटा जो पहन करके डांस करते हैं ना, फेस पे मुखौटा, वो डांस होता है। रामायण महाभारत की लोक कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती हैं, उस पर अभिनय होता है। ढोल, दमाऊ, हुदका, रणसिंघा जैसे जो वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं और ये यूनेस्को ने 2009 में अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में इसको मान्यता दी और ये सामाजिक समरसता और सामूहिक
सामूहिक भागीदारिता का प्रतीक है वर्तमान समय में। 13 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई? ये तो नहीं भूलना चाहिए यार, इतना स्वतंत्र प्रेस है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हमें कराची तक पे यहाँ पर अधिकार दे दिया जाता है, लाहौर तक हम पहुंच जाते हैं, तो हमारा यू कैन इमेजिन हम कितने अच्छे होंगे इस फ्रीडम इंडेक्स में। क्योंकि जिस तरीके से हमारा मीडिया आज के टाइम में काम कर रहा है ना, मतलब इट्स लाइक वर्स्ट एंड वर्स्ट, तो वर्स्ट ही रैंकिंग हमें मिली भी होगी। नाउ आगे आ जाते हैं, A159, 151, 145 या फिर 170। जल्दी से बता दो कि राइट आंसर इसका क्या हो जाता है। इट्स 13 नंबर क्वेश्चन एंड व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बता दे भाई लोग। चलिए, राइट आंसर इज 151। मतलब मैंने वर्स्ट कहा था, इसका ये नहीं था कि तुम लोग 170 पे ही पहुंच जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये रैंकिंग क्या है ये तो याद रखनी होगी ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पता है रैंकिंग में सुधार हुआ है, लास्ट टाइम हमारी रैंकिंग 159 थी, इससे सुधर के हम 151 पे पहुंच गए, पता नहीं कैसे। टोटल देश जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 180 करते हैं। भारत को जो कुल स्कोर मिला है इसमें वो 32.96 रहा है भारत का कुल स्कोर। और भारत में पत्रकारों पर हिंसा, राजद्रोह, कानूनों के दुरुपयोग और डिजिटल सेंसरशिप जैसी चुनौतियों को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। बात कर लेते हैं इस इंडेक्स की। तो ये जो इंडेक्स है ये पेरिस स्थित एनजीओ है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपका जारी करता है। देख रहे हैं एनजीओ भी कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं। यस, आगे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई, 7 मई, 10 जून या फिर 15 अप्रैल? तो जल्दी से बताओ कि राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका कब मनाया जाता है? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जल्दी बता दो भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 मई। आप कहोगे आज बड़े बी लग रहे हैं हमें, हाँ बिल्कुल सही तुक्का, लेकिन नहीं मानना है कि बी ही करते चले जाओ। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर वर्ष हम लोग 7 मई को मनाते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1996 में IAAF के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को एथलेटिक्स के साथ जोड़ना, उनको स्वस्थवर्धक बनाना, उनको इसके लिए प्रेरित करना, ज्यादा से ज्यादा वो गेम्स में गाएं, इसी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी जीवन शैली को बढ़ावा देना, इस पर काम किया जाता है। ये दुनिया भर में स्कूलों और कॉलेजों में खेल प्रतियोगिताएं जो है वो आपकी आयोजित करवाई जाती हैं इस दिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं। हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन शिव किससे संबंधित है? माओवादी विरोधी अभियान, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, सीमा पर आतंकवादी विरोधी अभियान या फिर धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना? भूलना नहीं, गलत नहीं होना चाहिए ये वाला, तो मैं आप लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि गलत नहीं होगा, कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा ये ऑपरेशन शिव भी। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, कहां से जुड़ा हुआ था ये ऑपरेशन शिव? जल्दी जल्दी बता दो, व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था ये ऑपरेशन। सिर्फ एक बहु एजेंसी सुरक्षा अभियान था जिसमें भारतीय अर्धसैनिक, सैनिक, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी सभी साथ में मिली हुई थी। ठीक है, 2025 में ये 3 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित हुआ था। अमरनाथ यात्रा के दौरान जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अमरनाथ गुफा, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3888 मीटर है, जो पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यही भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और यहाँ प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है जिसकी हम पूजा जो श्रवण मास है वहां पर करते हैं।
हाल ही में आयोजित वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन की मेजबानी किसने की? डीआरडीओ, नासा, इसरो या फिर यूएनओओएसए? जल्दी से बता दो कि भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा यहां पर मेजबानी करी गई है? व्हाट इज द राइट आंसर? किसने करी है मेजबानी? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाता है सी, इसरो के द्वारा किया गया है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन जो है वो 7 से 9 मई नई दिल्ली में हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने आयोजित किया था। मेजबानी इसरो ने की थी, सह मेजबानी एएसआई ने की थी। सम्मेलन का विषय था रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसेंस। इसमें 36 देशों से 1800 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी आपकी है, जबकि आईएस की स्थापना 1951 पेरिस में हुई थी। वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को भारत द्वारा संचालित किया गया था? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स तिथि पूछी जा सकती है, क्यों नहीं पूछ सकते हैं तिथि। चलो जल्दी से बताओ फिर कब किया गया था? 5 अप्रैल 2025, 7 मई 2025, 15 जून 2025 या फिर 9 अगस्त 2025? जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि ऑपरेशन सिंदूर किस तिथि को आपका लाया गया था? व्हाट इज द राइट आंसर? 7 मई 2025 इज करेक्ट। नाउ आगे आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले की प्रतिक्रिया थी। इसमें 9 ठिकाने पीओके और पाकिस्तान में उच्च सटीकता वाले हमलों से ध्वस्त किए गए। ये कार्रवाई पूरी तरीके से मापित, नियंत्रित और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुच्छेद 51 आत्मरक्षा के तहत की गई थी। ये भारत की आतंकवाद विरोधी सक्रिय प्रतिशोध रणनीति की निरंतरता, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 के बाद एक और बड़ा कदम था। दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 का प्रकाशक कौन है? यूनेस्को, इंटरनेशनल पत्रकार महासंघ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम फाउंडेशन या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? जल्दी से बता दें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाता है। चलिए, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, इंटरनेशनल पत्रकार महासंघ हो जाएगा। दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 आईएफजे और सैमसन द्वारा प्रकाशित है। यह रिपोर्ट 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि को कवर करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव की प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बताती है। भारत की मुख्य चिंताएं हैं कानूनी दमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय दबाव, एआई आधारित निगरानी, जबकि रिपोर्ट्स में प्रेस सुरक्षा, स्वतंत्र मीडिया आयोग और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा की सिफारिश करती है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिसाइल निर्यात बढ़ाना, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता और ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ाना या फिर एयर स्पेस पर्यटन को विकसित करना? जल्दी से बता दो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप बता दें हमें। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन करना। लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का जो उद्देश्य है वो क्या है कि हमारी एक तो क्षमता, जो विनिर्माण क्षमता है वो बढ़े, प्लस ब्रह्मोस मिसाइल का हम उत्पादन कर सके। इस परियोजना में 300 करोड़ का निवेश हुआ है और 500 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। ये भारत रूस संयुक्त उद्यम और उत्तर प्रदेश की एक रक्षा उत्पादन केंद्र में रूप से स्थापित करने में मदद करेगा और साथ ही सामरिक रक्षा क्षमता में एरोस्पेस तकनीकी को बढ़ावा देगा। लास्ट क्वेश्चन है, यूपी एग्रीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान बढ़ाना, किसानों की डिजिटल प्रोफाइल, फसल डेटा के माध्यम से समेकित कृषि प्लेटफॉर्म तैयार करना, स्वास्थ्य और आयुष विकास करना, खेल और युवा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना? तो जल्दी से बता दो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। जल्दी जल्दी सोच लो, 1 मिनट, और जल्दी से आप सभी बता दो कि व्हाट इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए।
चलिए बी इज द राइट आंसर। जिसने जिसने भी बी उत्तर दिया उन सभी का सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एग्रीज और एआई प्रज्ञा का शुभारंभ किया। दो प्रमुख पहले थी, यूपीज एग्रीज और शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। सहयोगी संस्था इसमें विश्व बैंक थी आपकी। लक्ष्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिले हो जाते हैं। ठीक है। डिजिटल कृषि स्टैक किसानों की डिजिटल प्रोफाइल, भूमि रिकॉर्ड, फसल संबंधी डेटा एकत्र करके उसको समाहित करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराएगा। लाभार्थी इसमें छोटे और सीमांत किसान, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स व सहकारी संस्थाएं होंगी। एआई प्रज्ञा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। यहाँ पर आगे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं। सहयोगी संस्था विश्व बैंक हो जाती है। यहाँ पर छात्र तकनीकी 10 लाख रुपए युवा और विशेषकर जो एक तरीके से छात्र तकनीकी स्नातक है उनमें यहाँ पर रोजगार दिलाया जाएगा उनको। विश्व बैंक की भूमिका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की थी और यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं ये सब एक साथ मिलकर के। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, न्यूज इन द सेंस ये थे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड अगेन थैंक्स।